तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सॉल्यूशन वाला की मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ हमने आप स्टार्ट की थी कल पहली वीडियो, आज दूसरी वीडियो, दूसरा पेपर दिसंबर 2022 शिफ्ट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। देखिए क्या कहता है कि एक ट्रायंगल दी गई है जिसमें ये कोण है और पूछा गया है कि 2x की वैल्यू क्या रहेगी। अब आप सभी एक बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रायंगल की कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, या मैं कहूँ कि सभी जो एंगल हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री सम रहता है, ये एक एंगल इसने दिया है x माइनस का 46 और x प्लस का 96 और यहाँ दिया है 8x। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी एंगल को सम 180 के इक्वल रख देता हूँ। तो यहाँ आएगा 10x और यहाँ 46 माइनस का है और 96 प्लस का, तो बचा क्या 50 प्लस का इक्वल टू 180। यहाँ बराबर रखिएगा तो x की वैल्यू आपको ये देकर जाएगा 13 और पूछी किसकी है 2x की, तो 2x की वैल्यू आपको मिलेगी 26। ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब अलजेब्रा के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, जब भी बेस सेम होता है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं, मान लीजिए इनका बेस मैं ए रख देता हूँ और इनकी पावर कर देता हूँ x और y। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, यानी कि यहाँ इनकी पावर होगी a की पावर x प्लस वाई। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा सभी का बेस सेम है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है बेस सेम पावर ऐड की प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ से ये माइनस का 10 और 9 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस ये प्लस का x प्लस x की पावर 4 आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपको साइन सी डी फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। आप देखिए साइन सी डी का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन सी माइनस साइन डी आपके पास रहता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें आप कंपैरिजन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है कि एक स्कूटर है जिसके मूल्य के अंदर 3 बार इसने इंक्रीमेंट किया है, वृद्धि करी है। पहली बार 10% की, फिर 5% की और फिर 15% की। आपसे पूछ रहा है कि इन 3 सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बाद नेट जो उसके अंदर चेंजेस रहे हैं कितने परसेंट की उसके अंदर वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट का एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा कि अगर पहला इंक्रीमेंट x का है, दूसरा y का है, तो इसके लिए ये रिज़ल्ट आपको पता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट का, ये परसेंटेज में वैल्यू। देखिए इसने क्या कहा कि पहली बार 10% का इंक्रीमेंट, फिर 5% का इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब 10 गुणा 5 यहाँ पर और ये 100, ये 15 यहाँ और ये 50/100 हाफ, यानी कि ये 15.5% का इंक्रीमेंट हुआ पहले 2 इंक्रीमेंट्स के बाद। नेट इंक्रीमेंट ये तीसरी बार इंक्रीमेंट है 15% का। फिर से आप इस पर यही सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पहले हमें वैल्यू मिल चुकी है 15.5%, फिर इंक्रीमेंट हुआ है 15% का। अब मुझे करना क्या है, इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मेट में मैं रखूँगा यहाँ 15। इस 15.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 31/2। अगर मैं 15.5 लिखूँ तो ये 31 हुआ, 31/2 में इसे लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया है 31/2 और यहाँ पर ये 100 तो था ही। अब 5 पर काटिए 3 20। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 30.5 ये और ये वैल्यू हुई 93/40, ये पूरा परसेंटेज। जब आप इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं यहाँ पॉइंट हटा दूँ 10, अब एलसीएम आया 40, यहाँ इस 40 की यहाँ से भाग 4 की गुना यहाँ इतना, ये 1220 यहाँ पर मिला 1220 प्लस ये 93, 1220 और 93 देकर जाएगा 1313 को जब मैं 40 से भाग करूँगा तो ये वैल्यू देकर जाएगा लगभग 32 के आसपास की वैल्यू देकर जाएगा। 32.40% मेरे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। एक फॉर्मूला होता है
जब आपको 3 सक्सेसिव इंक्रीमेंट निकालने हो, आपको वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार इसे अप्लाई कर दिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट फॉर 2 वैल्यूज़, तब भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि सभी साइड क्या हैं, बराबर हैं। मैंने एक ट्रायंगल ले ली ABC जिसकी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं 12, ठीक है। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक ऐसा, मैं इस पर एक जो है वृत्त सर्कल में ऐसा खींचो जो इसे पूरी तरह से घेरे हुए हो, तो मैं क्या करूँगा, इस पूछता है कि इस सर्कल की रेडियस क्या रहेगी, मुझे इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो ये अब आप यहाँ पर एक नोट कर लिखेंगे, जब भी मुझे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज दे और उसको घेरने वाले एक वृत्त की जो रेडियस है उसे पूछे, तो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। रेडियस की वैल्यू रहती है जो भी ये साइड देगा उसे आप √3 से डिवाइड कर दें, वही आपके लिए इस सर्कल की रेडियस रहेगी। यहाँ पर साइड की वैल्यू इसने 12 दी है, बाय में √3। यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन मैच नहीं करता तो मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो ये मेरे को देखा जाए 4√3। 4√3 उस सर्कल की वैल्यू रहेगी रेडियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मुझे कहा गया है कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका HCF है और LCM है, उनके बीच का मुझे क्या निकालना है, HCF और LCM का रेशो निकालना है। जबकि मुझे LCM की वैल्यू दी गई है 48 और उन 2 संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया है 384। देखिए क्या गया है, 2 संख्याएं हैं उनका प्रोडक्ट इसने दे दिया 384, LCM की वैल्यू दे दी मुझे 48। मुझसे पूछा क्या है HCF और LCM का रेशो। अब इतनी बात से मुझे ध्यान में ये एक फॉर्मूला ध्यान में आता है कि HCF गुना LCM क्या होता है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। HCF मुझे चाहिए, LCM मुझे 48 दिया गया है, दोनों का प्रोडक्ट 384। यहाँ से सोल्व करेंगे, 4 के ऊपर 12, 4 के ऊपर 9 और ये 6, 12 और ये 8। HCF की वैल्यू आई 8, मैं यहाँ रख देता हूँ। और LCM की मुझे 48 दी गई थी, 1:6 आपके पास इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे हम लास्ट में करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ये कैलकुलेटिव है तो हम इसे बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक टेबल दी गई है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनमें सर्वे करने वाले जो पर्सन हैं उनकी नंबर का टेबल दिया गया है। पूछा क्या गया है कि एक जो स्टेट 3 है और स्टेट 4 है उसमें जितने पर्सनों ने सर्वे किया है उनका रेशो क्या रहेगा। स्टेट 3 के अंदर कितने पर्सन हैं, 400, और स्टेट 4 के अंदर कितने हैं, 500। तो रेशो ही पूछा गया 400 और 500 का, 4:5 आपके पास इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्या कहा गया है कि एक टेबल दी गई है, ठीक है। इस टेबल के अंदर क्या कहा गया है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनका कुल प्रतिशतांक 80% से अधिक हो, या तो 80% हो या फिर उससे अधिक हो। जबकि ऊपर क्या बताया गया है इसी क्वेश्चन के बारे में, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स इन परसेंटेज वैल्यू obtained by the 6 student in 4 different subjects in an examination, maximum marks for each subject is 100। देखिए क्या कह रहा है कि 6 स्टूडेंट हैं ABCDE और F, उनके एग्ज़ाम हुए, 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए, प्रत्येक एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे, ठीक है। और उसमें ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम है और मैं कहूँ कि उसमें उसे 92 नंबर मिले हैं, तो उसे कितने % नंबर मिले होंगे, 92 ही % नंबर मिले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहला एग्ज़ाम प्रत्येक इसने बताया है कि हर एग्ज़ाम कितने नंबर का है, 100 नंबर का, तो 100 कुल मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए उसके 400। ए के लिए अगर मैं कंसिडर करूं तो ए ने ऑब्टेन कितने किए हैं, 92, 90, फिर 90 और फिर 80। और मुझे एक लिमिट दी गई है, या तो उनके 80% हो या 80% से ज़्यादा हो,
80% से कम मुझे कंसीडर नहीं करना, 80% से कम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हर एक की परसेंटेज वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अब इसे बचने के लिए क्या करें, आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। 400 का 80% कितना होगा, लगभग 320। अगर 400 का 80% 320 है, अगर जिसके नंबर 320, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर जिसके नंबर 320 से ऊपर हैं, इसका मतलब उसने क्या किया है, 80% या उससे अधिक नंबर उसने ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पर आप सिर्फ कैलकुलेट करिएगा, हर बार आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला 9 9 3 27, 27 और ये 80 ज़्यादा है 320 से। फिर आप 9, ये देखिए 1 2 8 3 24, 24 और ये 31। बी ने भी किए हैं 320 से ऊपर। सी ने क्या किए होंगे, देखिए 80 80, ये 80 यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है, इस ऑप्शन को भी आप काट दीजिए कि सी ने तो नहीं किए। इसी तरह से देखिए ये 150 और ये ऑब्टेन ई भी नहीं कर पाया, ये कर लेगा। हर एक वैल्यू 80 से ऊपर है यहाँ, तो 80 से ऊपर हर एक वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको ये इसके लिए परसेंटेज को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए थे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि साइन 30, साइन फिर 40, साइन 50, साइन 60, नीचे दिया गया है कोस 30, कोस 40, कोस 50, कोस 60। अब इसमें से मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है 60 की, कोस 60 की, और साइन कोस 30 की भी मुझे पता है, लेकिन 40 की 50 वाले एंगल्स की मुझे वैल्यू नहीं पता। तो मतलब वैल्यू पुटिंग से तो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि ये साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, एक चीज़ तो ये दिखाई देती है। और दूसरी चीज़ ये दिखाई देती है, ये 30 और ये 60, 90 डिग्री हुआ सम इनका। और मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो जो साइन a बाय कोस a उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ये साइन 30 है, कोस 60, साइन a और b एक सभी चीज़ प्रोडक्ट में है, ये 40 और ये 50, ये साइन a साइन b, यहाँ पर फिर एक प्रोडक्ट में ये 50 और ये 90, साइन a साइन b, फिर से एक, फिर आप देखिए एक और टर्म ये और ये, फिर 90। इस आंसर के लिए 1 गुणा 1 गुणा 4, 1 आपके लिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्या है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि ए बी सी हैं, किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। क्या कहा इन्हें, ए बी सी, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 40 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम 40, यहाँ से मुझे एफिशिएंसी देकर जाएगा 4 2 और 1, एफिशिएंसी निकल गई, टोटल वर्क निकल गया। अब आगे की बात देखिए क्या है। फिर कहता है कि यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये कहता है कि एक ने काम करना शुरू किया, फिर अगले दिन ए ने काम करना शुरू किया, तीसरे दिन जो है हर प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद के लिए बी और सी आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ए की एफिशिएंसी अगर ए 4 है तो पहले दिन उसने 4 काम किए होंगे, दूसरे दिन भी अकेला ए ही काम कर रहा है तो फिर 4 काम किए होंगे, लेकिन तीसरे दिन ए तो आया, उसके साथ उसकी मदद करने के लिए बी और सी भी आ गए। अब बी और सी आ गए तो 4 2 और 1, टोटल एफिशिएंसी से 7, तो 7 यूनिट यहाँ काम होंगे। मतलब क्या हुआ, 3 दिन के अंदर ये 15 यूनिट काम करते हैं, लेकिन मुझे काम कितना करवाना है, 40 यूनिट। तो मैं इस 15 को 40 के आसपास लेकर आने की कोशिश करूँगा, तो इसका डबल करिएगा यहाँ 30 दिन और इसका ये 6 दिन, 30 यूनिट काम 6 दिन के अंदर, लेकिन काम तो अभी भी 10 यूनिट बाकी है। अब ये यहाँ पर ये आप देखिएगा, पहले दिन ए आया, फिर ए बी सी, फिर ये चौथे दिन ए, पाँचवें दिन फिर ए, फिर छठे दिन ए बी सी, फिर ये 7वें दिन कौन आएगा, ए, 8वें दिन ए, फिर 9वें दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी आएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये 4 यूनिट फिर काम कर देगा 7वें दिन, फिर 8वें दिन फिर 4 यूनिट, अभी भी ये 38 यूनिट काम हुआ। काम कितना बचा, 2 यूनिट। लेकिन जो 9वां दिन है वहाँ पर ये तीनों हैं और तीनों काम कितने करते हैं, 7 यूनिट, लेकिन मुझे काम करवाना है सिर्फ 2 यूनिट, तो 2/7।
यानी कि 9वां दिन पूरा तो लगा नहीं, 8 दिन तो पूरे लग चुके और 9वें दिन का सिर्फ कितना पार्ट लगा है, 2/7। तो 8 से 2/7 दिन आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कहता है कि एक जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो है O, सर्कल है उसका सेंटर है O, ठीक है। फिर कहता है कि इसके बाद एक पॉइंट है P से एक जो है टेंजेंट खींची गई है इस सर्कल के ऊपर Q पॉइंट पर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से ये टेंजेंट खींची गई है और इस टेंजेंट PQ की इसने लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर और OQ की लेंथ दी है इसने 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछा क्या है, इस OP की लेंथ बतानी है आपको। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ये एंगल है ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं या फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगी 10, 24 और 26 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए यहाँ पर आंसर रहेगा। आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है। फिर देखिए क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब आपको पता होगा कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इनके बीच का रेशो निकालना है। लेकिन जो टर्म्स दी गई हैं मीन प्रोपोर्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है √AB और यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन B²/A। अब मीन प्रोपोर्शन किस किस का, 1.6 और 3.6, इनका मीन प्रोपोर्शन रेशो निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन 5 और 8, B की वैल्यू यहाँ पर 8 गुना 8 और यहाँ 5, इनका आपको रेशो निकालना है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊँ तो 100, 10 बाहर, ये 4 दिख जाएगा, 6, 4 यहाँ से और 6 यहाँ से और ये बाहर 10, 6 चौका 24 और यहाँ पर 6 चौका 24 भी हो, काटने की आपको ज़रूरत नहीं, यहीं से काटेंगे इसे तो 2। फिर आप देखिए यहाँ से ये 2 और फिर यहाँ से ये 3, तो 3 रेशो और ये यहाँ जाकर 16, 3:16 आपके लिए यहाँ पर इनका रेशो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको कहा गया है कि sin 30 cos 60 माइनस cos 30 sin 60, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। एक चीज़ तो ये है कि आप इनकी सभी की आप वैल्यूज़ पुट करिए और फिर किसी एक से कंपैरिजन करिए कि क्या आपको आंसर मिलने वाला है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर sin x cos y माइनस cos x sin y कहीं पर है तो ये रिजल्ट देकर जाता है sin x माइनस y। इससे आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आएगा sin x की वैल्यू 30 माइनस 60। अब आपको ये एक फॉर्मूला पता होगी, sin -30 है तो उसकी वैल्यू होती है -sin 30, यहाँ पर वैल्यू देकर गया ये -sin 30, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ये कहता है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु पर 10%, 20% की क्रमिक छूट देने के बाद भी क्या करता है, 44% का वो प्रॉफिट कमा लेता है। यदि वो दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट देकर बेचता तो कितने % का लाभ होता है। देखिए क्या करना है यहाँ पर। पहला केस में क्या कहा उसने, 10% और 20% की जो क्रमिक छूट है उनके बाद भी वो क्या कर रहा है, 44% का प्रॉफिट कमाता है यहाँ पर ये डिस्काउंट देने के बाद। अब मैं यहाँ कहूँ कि ये नेट डिस्काउंट कितना होगा तो ये आपको दिखाई देना चाहिए। मैंने कहा था कल एक x + y माइनस xy/100, तो ये कितना हुआ 30 माइनस 2 28% का यहाँ पर है और ये प्रॉफिट कितना है 44% का। अब आप एक बात नोट करके लिखेंगे कि जब भी आपको डिस्काउंट दे दे और जब भी आपको प्रॉफिट दे दे तो आप CP और MRP का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ CP और MRP का रेशो निकालना चाहूँ कैसे निकालेंगे, तो 100 माइनस जो भी ये डिस्काउंट है ये, इसका रेशो किससे होगा, MRP के अंदर ये 100 प्लस ये जो भी प्रॉफिट रहेगा ये कितना
72:144 या मैं कहूँ 1:2। ठीक है। अब आपको इसने कहा कि उसी वस्तु को 15% की छूट देने के बाद भी अगर वो बेच दे तो जो उसका प्रॉफिट है वो कितने परसेंट रहा होगा। अब छूट मिलती है एमआरपी पर, एमआरपी की वैल्यू मेरे पास ये है। अगर मैं इस पर 15% की छूट दे दूं तो मेरे पास ये देकर जाएगा एसपी, यानी कि मैं यहाँ से एसपी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं एसपी का रेशो निकालना चाहूँ, एमआरपी पर ही छूट दूंगा मैं, और 15% की छूट है तो 15% की छूट को इस तरह से लिखूँगा। अब ये मेरे पास सीपी और एसपी और एमआरपी तीनों का रेशो है, लेकिन इसने मुझे पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू ये है और सीपी की वैल्यू रेशो के अंदर है ये। अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकालना चाहूँ, यहाँ पर 72 और 144 गुना 85, ये 1 2 5 पर काटेंगे तो ये देकर जाएगा 17 और 2 0, ये 10:17। प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ से मुझे 7 का, कितने पर, 10 पर, गुणा में मैं 100 कर दूंगा तो ये मुझे 70% प्रॉफिट मेरे लिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दो सिमिलर ट्रायंगल दी गई हैं। क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल DE और F, और उनका एरिया दिया गया है। इसका एरिया दिया गया है x² और इसका एरिया दिया गया है y²। ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, यदि EF मैं यहाँ बना देता हूँ, ये D, ये E, ये F, ये A, ये B और ये C। इसने कहा कि ये इसकी वैल्यू अगर A है और मुझसे पूछी किसकी, इसकी BC की वैल्यू मुझसे पूछी है। अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अगर एरिया है, एरिया का जो रेशो रहेगा इनका, ट्रायंगल ABC का रेशो, एरिया का रेशो, और ट्रायंगल DEF का एरिया का रेशो क्या रहेगा, इनके साइड्स का जो भी इनके ये जो साइड देगा, जो सिमिलर साइड्स देगा, ये साइड इसके सिमिलर है, इनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि साइड AB की वैल्यू, अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि अगर AB ऊपर है तो AB की साइड यहीं पर ऊपर रखेंगे तो BC, और इसके सिमिलर ये वाली EF इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। एरिया कितना दिया गया है, x², y², BC की वैल्यू उसने पूछी है और EF की वैल्यू उसने A दी है, और ये यहाँ स्क्वायर था तो ये अंडर यहाँ ये वैल्यू देकर जाएगा x/y। यहाँ से मैं BC की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँगा तो AX/y मेरे लिए BC की वैल्यू राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बॉटम स्ट्रीम का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। एक आदमी है नाव के प्रवाह की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम 9 घंटे वो चलता है, किसी निश्चित दूरी को वो तय कर रहा है, जबकि विपरीत दिशा यानी कि अपस्ट्रीम के अंदर वही दूरी उसे तय करने में उसे 18 घंटे लगे हैं। ठीक है। डाउन स्ट्रीम के अंदर गया 9 घंटे के अंदर और अपस्ट्रीम में आया वो 18 घंटे के अंदर। ठीक है। इसके बाद कहता है शांत जल के अंदर यानी कि स्टिल वाटर के अंदर जो डिस्टेंस है वो उसका 3/5 भाग कितनी देर में वो कवर कर लेगा, कितने घंटे में कवर कर लेगा। अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत किस किस की है, स्पीड की और डिस्टेंस की। ये टाइम दिया गया है। अब आपको एक पता होगा, अगर कांस्टेंट डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपको पता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पर स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई टाइम की। अगर ये मैं कहूँ कि ये टाइम है और टाइम का रेशो मैं निकालूँ 9:18 1:2, और यहीं से मैं स्पीड का अगर रेशो निकालूंगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी 2:1। ठीक है। एक बात तो ये। फिर दूसरी बात, आप एक बात और जानते होंगे कि अगर ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, ये स्टिल वाटर की स्पीड, स्टिल वाटर की, और ये वाटर की स्पीड, स्टिल वाटर में वाटर की स्पीड, और ये वाटर,
अगर डी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो क्या होती है, इन दोनों का सम एस प्लस डब्ल्यू। एस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यू प्लस डब्ल्यू। यू की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, एस माइनस डब्ल्यू बाई 2। और डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एस डी माइनस यू बाई 2। ये टाइम, ये भी टाइम, ये डिस्टेंस। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से इसने मुझसे पूछा है शांत वाटर में, यानी कि स्टिल वाटर की मुझे स्पीड चाहिएगी, और एक चाहिए मुझे टोटल डिस्टेंस कितना है। अब स्टिल वाटर की स्पीड के लिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों का सम, एस की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम बाई 2, 3/2, और वाटर की स्पीड क्या होगी, 1/2। ठीक है, 2 - 1 1/2। ठीक है, यहाँ से इस स्टिल वाटर की स्पीड आई, और यहाँ से ये वाटर की, स्टिल वाटर में वाट की स्पीड और ये वाटर की स्पीड। अब मुझे निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ अब, या तो मैं यहाँ से निकाल लूँ कि डाउन स्ट्रीम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, या मैं निकाल लूँ इसने अपस्ट्रीम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की थी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं डाउन स्ट्रीम को कंसीडर करूँ तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी मेरी, डी की वैल्यू होती है एस प्लस डब्ल्यू बाई 2, एस प्लस डब्ल्यू। अगर मैं ये रेशो यहाँ से काट भी दूँ तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 4, और मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ 4 के कोई कांस्टेंट, यानी कि डाउन स्ट्रीम के अंदर जो डिस्टेंस कवर की है स्पीड उसकी कितनी रहेगी, 4 के, और कितने घंटे चला था वो 9 घंटे, तो 36 के डिस्टेंस उसने कवर किया डाउन स्ट्रीम के अंदर। ये तो आ गया मेरे पास डिस्टेंस, और यहाँ से मुझे पता है ये रेशो कटने के बाद ये 3 के यहाँ पर बचा था स्टिल वाटर में, तो डिस्टेंस क्या होगा 36 के, और इसका कितने पार्ट मुझे कवर करवाना है, इससे 3/5। ठीक है, और किस स्पीड से करवाना है, स्पीड रखनी है मुझे स्टिल वाटर की 3 के। इसके से ये कैंसिल, और ये 12 तो ये 36/5, ये होगा आपका टाइम 7.2 घंटे। ठीक है, 7.2 घंटे के अंदर वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक एग्जामिनेशन के अंदर 25 जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज जो स्कोर है वो 19 का है। 25 स्टूडेंट हैं, एवरेज स्कोर 19 का है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि लेकिन टीचर को कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि यार जिसके 15 और 14 नंबर थे उसकी बजाय उसने उनको नंबर दे दिए 18 और 19। ठीक है, इसके बाद उसने देखा कि यार ये गलती हो गई, तो इस गलती के कारण एवरेज उसका कुछ ना कुछ गलत निकला। हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका ओरिजिनल एवरेज क्या रहा होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए अभी जो करंट एवरेज है उसका 19 है। अभी इसके अंदर मान लीजिए जो भी चेंज रहा, ये प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, यहाँ मैं प्लस लेकर चल रहा हूँ कि हो सकता है बड़ा हो। जोड़ कितने दिए उसने, 18 और 19, यानी कि ये जो उसने जोड़ दिए गलती से वो तो घटाने पड़ेंगे, और एक्चुअल में जोड़ने कितने थे 15 और 14, और ये सारा जो है एवरेज के अंदर 25 स्टूडेंट के अंदर ये डिवाइड होगा। यहाँ पर आप 19 तो ये है ही, ये यहाँ से माइनस का 4, फिर ये माइनस का 4, माइनस का 8/25 देकर गया। अब एक तरीका तो है आप इससे डिवाइड करें और फिर इसमें घटाएं तो आपको वैल्यू मिलेगी। एक ये है कि क्या मैं इसकी 0 बना सकता हूँ, क्या यहाँ पर ये 4 कर मैं ये 32/100 लिख दूँ तो ये 0.32 मुझे देकर जाएगा, और ये 0.32 में इसमें से घटा दूँ 19 में से क्या कर दूँ 0.32, तो 18.68 ये एवरेज रहेगी उनके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। x एक नेगेटिव नंबर है, सच दैट x एक नेगेटिव है, इसने पहले ही बता दिया। k की पावर -1 = -2।
x नेगेटिव भी होना चाहिए और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। x की ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी है। क्या करें, x प्लस 1/k प्लस 1/k इक्वल टू -2। अब ये कैसे हो सकता है, ये अगर -1 है, मैं k की वैल्यू -1 पुट कर रखता हूँ, 1/में -1 कर दूँ तो अब ये -2 देकर जाएगा, यानी कि k की वैल्यू मुझे मिल गई, k की वैल्यू हो गई -1। और पूछा क्या है अब इसने, तो इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या रहेगा। इस k की वैल्यू -1 आप रख दी, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये देकर जाएगा 1, यहाँ रखेंगे -4, यहाँ -2 है ही, ये 1, ये -1, ये -5, ये -6, प्लस का 1, -5, नीचे ये -5, तो 1 इसका ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर है। इससे आसान और क्या पूछ ले भाई, पूछ रहे कि 8127 को 8 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर रहेगा। अब मान लो यहाँ पर ये 8127 ना दे, यहाँ पर ये कुछ भी दे दे, यहाँ पर 9 9, फिर दे दे यहाँ 8, इतनी बड़ी संख्या 8 से डिवाइड करने में आप लुट जाओगे। तो अब करें क्या, जिसे ये पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि सिर्फ मैं लास्ट के 3 नंबर चेक कर लूँ, तो 127 को ही आप 8 से डिवाइड कर देख लो। 16 पे पूरा 8 पर आप काटेंगे, 8 1 8 और ये 4, तो रिमाइंडर ये आपको देकर जाएगा 7 आपके लिए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर चेक करना था, नंबर कितना ही बड़ा दे दोगे। देखिए क्या है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जो शीशा है, कांच का जो भी है ये, उसका एक हेमिस्फीयर है। ठीक है जी, हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर है। इससे क्या बनाया है इसने, 72 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया है, एक कोण बनाया है, जिसकी हाइट कितनी है 72 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 72 सेंटीमीटर ये हाइट 72 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पूछ क्या रहा है कि इस शंकु के आधार की त्रिज्या ये मुझे बतानी है, इस आर की वैल्यू बतानी है। अब आप देखिए कि अगर हेमिस्फीयर से ही कोई चीज़ बनी है तो इनकी दोनों की वॉल्यूम क्या रही होगी, सेम रही होगी। अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई r³, इसकी वॉल्यूम रही होगी इसकी वॉल्यूम के बराबर, इसकी शंकु की वॉल्यूम का 1/3 पाई r²h, पाई से पाई खत्म, ये 3 से ये 3 कांस्टेंट, ये तो यहाँ बचा 2, और r³ का मतलब है 4 × 4 × 4 बराबर r² की मुझे वैल्यू निकालनी है, और ये हाइट मेरे को दी गई है 72, तो ये 8 8 9 72, ये यहाँ बचा 4 × 4 और बटे में यहाँ का ये 9, यहाँ मैं रख दूँ r के बराबर और ऊपर लगा दूँ अंडर रूट, तो 4/3, 4/3 को मैं से डिवाइड करूँगा 1.33, ये आपके लिए यहाँ पर इस शंकु की रेडियस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है किस निश्चित राशि को 25% की वार्षिक रेट से SI पर देता है। ठीक है जी, रेट दे दिया 25% और SI की बात है 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि जो है 360 रुपये अधिक हो जाती है। उधार दी गई राशि आपको बतानी है, क्या करेंगे देखिए। टाइम इन्हें बताया कि 6 वर्ष हैं। इसने मान लो कि वो प्रिंसिपल कितना था 100% था, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, और 6 वर्ष के बाद यहाँ पर कुछ अमाउंट मिला होगा। वो अमाउंट अगर मुझे पता लग जाए तो मैं ये जो डिफरेंस है ब्याज का, इंटरेस्ट का, वो मैं पता कर सकता हूँ। अब ये आए कहाँ से, तो इसने दिया 25% पे 6, यानी कि 25 का 150% यहाँ पर ये रहा, और इनका डिफरेंस कितना हुआ 50%। लेकिन एक्चुअल में इसने कहा था कितने पर कितना इंक्रीमेंट हुआ 360 का। अगर 50% की वैल्यू 360 है तो 100% की वैल्यू 720, और 100% क्या था हमारा प्रिंसिपल 720 आपके लिए यहाँ पर राइट आंसर। अगर पूछता अमाउंट तो आप 150% की वैल्यू निकालते तो वो 1080 आपको मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
ये स्टडी चार्ट दिया गया है किसका, प्रोडक्शन ऑफ स्टील का mm यूनिट के अंदर। पूछा क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय द केरला। अब केरला का पॉइंट है ये इस कलर में, केरला यहाँ 200। अब पूछा क्या है, इसका जो है सेंट्रल एंगल पूछा गया है। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आप टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे। जब टोटल प्रोडक्शन का सम देखिए 200 200 ये, और इनका सम देखिए ये 300 400 600, और ये 240 400, और ये टोटल सम हुआ 1000, और उसमें केरला का पार्ट कितना है 200। अगर ये परसेंटेज में वैल्यू पूछता तो मैं यहाँ कर देता इसकी 100 से गुणा, लेकिन इसने पूछी किस में है, एंगल के अंदर। तो 360 से गुणा करूँगा, ये 1/5, और 5 से इसे काटूँगा तो 72 डिग्री मेरे पास यहाँ पर आंसर इसके लिए रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे को दिया गया है अगर x + 1/x बराबर 5√2 है, और पूछे क्या है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का ही रहेगा। यहाँ x⁴ माइनस प्लस x⁴, हाँ ये प्लस का है तो ये नीचे यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर ये वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू अगर k है, और मैं यहाँ से स्क्वायर की टर्म में जाना चाहता हूँ 1 + x + x², तो मैं क्या करता हूँ x² - 2। और यहाँ से अगर मैं जाना चाहूँ x + 1/x का 4, तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर एक मान लीजिए p आया कांस्टेंट कुछ भी, तो मैं इस p का स्क्वायर फिर करूँगा और फिर -2 कर दूँगा। आपको बस इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगानी है और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। करिए, देखिए क्या है, k की वैल्यू यहाँ पर ये है, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा 25 25 दूनी 50, 50 में से मैं 2 घटाऊँगा तो यहाँ पर 48। p की वैल्यू मेरे पास 48 है, इसमें रख दीजिए p 48 का स्क्वायर 2304, 2304 में से आप 2 घटाए 2302 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या है, आपको कहा गया कि एक जोड़ी जूते हैं जिनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है, और प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है 15%। तो आपको बताना है SP क्या रहेगा, विक्रय मूल्य क्या रहा, सेलिंग प्राइस क्या रहा। देखिए क्या करना है, इसने कहा है CP और SP के बीच का अंतर, यानी उसकी वैल्यू दी गई है, और प्रॉफिट की बात करता है 15%। अब प्रॉफिट क्या होता है, SP - CP, और इसने परसेंटेज में वैल्यू दी है 15%। 15% अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब वो 15/100 यानी कि 3/20। अब ये नीचे जो होता है वो CP, और ऊपर जो है जो भी चेंज या जो मैं कहूँ कि प्रॉफिट। यहाँ से अगर मैं SP निकालना चाहूँ तो SP क्या रहेगा, यहाँ पर प्रॉफिट और CP का सम, यानी कि यहाँ पर 20 + 3 23 होगा SP, और मुझे प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर दिखती है 3। एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी है 1200, यानी कि एक की वैल्यू हुई, एक यूनिट की वैल्यू हुई 400। 23 की वैल्यू में जब मैं निकालूंगा 23 × 92 9200 रुपये उसका SP रहा होगा। रेशो से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।